नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे गोवा की। गोवा विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत करेंगे और साथ में जानने की कोशिश करेंगे दरअसल गोवा के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी जो पिछले दिनों काफी कमजोर हुई है, वो एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करने में लगी हुई है, लेकिन उसकी जमीन खोदने में लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस अगर गोवा में कामयाब होती है तो अखिल भारतीय स्तर पर एक नए विपक्षी समीकरण की स्थापना हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच गोवा की अपनी एक अलग जमीन भी है, गोवा की अपनी एक अलग संस्कृति भी है। गोवा वो राज्य है जो 1947 में भारत का हिस्सा नहीं बना था। बाद में गोवा में क्रांति हुई और गोवा भारत का हिस्सा बना। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण किताब इस वक्त आई है और इस किताब का नाम है अजीब गोवाज गजब पॉलिटिक्स। जी हां, इस किताब का नाम है अजीब गोवाज गजब पॉलिटिक्स और इस किताब को लिखा है संदेश प्रभु देसाई ने। ये जो किताब है ये गोवा के चुनाव को पर्सपेक्टिव में रखती है, लेकिन साथ ही साथ गोवा का इतिहास भी बताती हुई चलती है। हमारे साथ कुछ संदेश प्रभु देसाई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किताब क्यों लिखी, किस लिए लिखी, गोवा के बारे में उनकी राय क्या है। लेकिन ये जो किताब है, इस किताब को छापा है goanews.com ने और गोवा के चुनाव को समझने के लिए बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव किताब है, बहुत ही डिटेल्ड है। इसमें दिया गया है पहले दिन से चुनाव को लेकर अब तक के चुनाव का विश्लेषण किया गया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि गोवा की राजनीति को, गोवा के चुनाव को बताने के लिए संदेश प्रभु देसाई से बेहतर और कोई मिल सकता है। हम अपने उन दर्शकों से कहेंगे कि जो दर्शक दरअसल गोवा के चुनाव को जानने में दिलचस्पी रखते हैं, वो जरूर इस किताब को खरीदें और इस किताब को पढ़ें भी और उसके बाद गोवा की राजनीति के बारे में चर्चा करें। संदेश, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। ये जो आपने कहा है कि अजीब गोवाज गजब पॉलिटिक्स एक तो गोवा के बारे में आपने अजीब शब्द का इस्तेमाल कर दिया, फिर कहा कि यहाँ की पॉलिटिक्स बहुत गजब है। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें अजीब क्या है और इसमें गजब क्या हो रहा है? जी आशुतोष, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एंड मुझे जरा माफ कर देना, मैं बीच बीच में हिंदी में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, तो मेरी हिंदी तो आपसे इतनी अच्छी नहीं है। गोवा वालों की हिंदी क्या होगी? नहीं, बहुत अच्छी हिंदी में जानता हूं, दैट आई नो फॉर श्योर। तो आप हिंदी अंग्रेजी कोई चिंता मत करिए, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसे बोले, और बेहतर है अगर हिंदी में करें तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी, पहली बात तो ये है कि गोवा को मैंने अजीब नहीं बोला है। गोवा को अजीब बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब वो पहले बार प्रधानमंत्री बन चुके थे और पूरी तरफ से सब डिमांड आ रही थी कि छोटे छोटे यानी भाषावार प्रांत रचना, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए जाए। हर एक लैंग्वेज की लोग बोल रहे थे हमारी अलग स्टेट बनाई जाए। और उस समय गोवा जो एक बहुत छोटा था, जो 1961 में लिबरेट हो गया बाद में, तो उसी समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बन गया था। तो गोवा के लोग, बहुत से लोग ये मांग कर रहे थे कि ये कोंकणी बोलने वाली जो गोवा है वो मराठी महाराष्ट्र में मर्ज किया जाए। तो नेहरू बोले अजीब है ये गोवा के लोग, जब सब लोग मांग रहे हैं अपनी स्टेट बनाई जाए, तो ये अपनी स्टेट दूसरी स्टेट में मर्ज करना चाहते हैं। तो इससे ये सेइंग जो है, ये कहावत जो है, कहावत जैसी बन गई है अजीब गोवा। तो वहां का ये पॉलिटिक्स जो है पहले से मेरे ख्याल से बहुत ही अलग है। लेकिन जब भी लोग कोई आते हैं, दूसरे बाहर से लोग आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती है, पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, सब लोगों को लगता है कि जैसी भारत में बाकी जगह पे जो राजनीति चल रही है, ऐसी ही राजनीति गोवा में चल रही होगी, जो जात के ऊपर होगी, जो धर्म के ऊपर होगी, जो सांप्रदाय के ऊपर होगी। ऐसा एक मिसकंसेप्शन लेके यहाँ आते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी आ गई, अभी तृणमूल कांग्रेस भी आई है, शिवसेना भी आई थी। तो अभी तक वो उसी एक संभ्रम में, एक मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि ये ऐसी चल रही है। और जब ये देखते हैं कि ऐसा नहीं चलता है, ये सब नहीं चलता है, तो उन्हें लगता है कि बहुत गजब है ये राजनीति। तो क्या है ये गोवा की
अजीब गोवा की गजब राजनीति। हाँ। ये सोच में मैंने ये इसलिए ऐसा इसको एक हेडिंग दिया बुक के लिए, और पूरी हिस्ट्री जैसी बता दी है इसमें। बट संदेश दिलचस्प बात यह है कि गोवा में कोंकणी बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी भी लोग बोलते हैं। आपने किताब लिखी है अंग्रेजी में, लेकिन उसके हेडलाइन में आधा हिंदी अजीब और गजब पॉलिटिक्स। ये आपने क्यों किया? फन देने के लिए, स्पिन देने के लिए, गोवा की पॉलिटिक्स को समझाने के लिए? जी डेफिनेटली गोवा के पॉलिटिक्स को समझाने के लिए। एक तो आपको बोला कि कहावत जैसे बन गए, नेहरू ने अजीब बोला तो लेकिन अजीब यानी अस्टाउंडिंग, अमेजिंग, ऐसा भी इसका मीनिंग होता है। लेकिन एक बात तो यह है कि हम कोंकणी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोवा इज अ मल्टीलिंगुअल स्टेट इन दैट सेंस। यानी मेरे पिताजी में जो थे वो उन्हें तो 5-6 भाषाएं आती थी, यानी कोंकणी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, पुर्तगीज, कन्नड़, इतनी सब भाषाएं आती थी। थोड़े लोगों को गुजराती भी आती थी, क्योंकि हमारा गोवा दमन दीव था, दमन दीव से एक नाता था, वो भी आती थी। ऐसी ये गोवा की खासियत है। लेकिन मैंने अंग्रेजी में बुक, इसमें मुझे लगता है कि गोवा के राजनीति के ऊपर अंग्रेजी में लिखी हुई पहली किताब होगी है, क्योंकि पूरी भारत को जानना चाहिए, मुझे लगा कि गोवा की राजनीति समझ जाए। और मुझे लगता है कि ये गोवा के लोग अजीब नहीं है, गोवा की राजनीति भी गजब नहीं है। ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए जैसी एक डेमोक्रेसी में, एक लोकशाही में होना चाहिए। ऐसी जो जात के ऊपर नहीं होती है, संप्रदाय के ऊपर नहीं होती है, धर्म के ऊपर नहीं होती है। आपको पैसा दिखाया तो पैसे से आप वोट खरीद नहीं सकते हैं। ये सब जो बातें हैं, ऐसी राजनीति मुझे लगता है होना चाहिए। तो ये गोवा की राजनीति पूरी भारत या पूरी दुनिया समझ जाए, इसलिए मैंने ऐसा तय किया कि ये अंग्रेजी में लिखा जाए। और जो वर्ड्स लोगों में ज्यादा प्रचलित है, अजीब, गजब, ये वर्ड्स लेके ही मैंने ये बुक बनाई। संदेश, आपने कहा गजब पॉलिटिक्स। 2017 में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी, 17 सीटें उसको मिली। भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें मिली और सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी टूट गई पूरी तरीके से। तो जिसको सरकार बनानी चाहिए वो सरकार नहीं बना पाई, जिसको स्थिर रहना चाहिए वो पार्टी टूट गई, उसके ज्यादातर विधायक भाग लिए। तो ये तो गजब ही पॉलिटिक्स हुई ना। ये धर्म पे नहीं है, राजनीति धर्म पे नहीं है, जाति पे नहीं है, भाषा पे नहीं है, लेकिन पार्टी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन तो है। तो ये गजब नहीं हुआ? ये पॉलिटिक्स तो 1990 से तो शुरू हुआ है गोवा में। आयाराम गयाराम का, ऑफ कोर्स ये हरियाणा का शब्द है, हमारी शब्द नहीं है, लेकिन हरियाणा की महान राज्य की परंपरा गोवा आगे लेके गया है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन 2017 ही नहीं, आशुतोष, 1987 में पहली बार गोवा को स्टेटहुड मिला, और वो स्टेटहुड मिलने के बाद हमारे 40 सीटें बन गई, 40 विधायक। और तब से पहली जो 1987 के बाद पहली इलेक्शन हुई 1989-90 से, तब से ये पूरा सिलसिला जो है डिफेक्शन का सिलसिला शुरू हो गया है। तब से तब तक तो 1/3 भारत में, पूरी जगह में, सब पूरी भारत में ये डिफेक्शन होते थे। इसलिए एक एंटी डिफेक्शन एक्ट लाया था, और 1/3 विधायक, ज्यादा 1/3 से कम विधायक टूट नहीं सकते, पार्टी छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा बनाया था। इसका भी पूरा जुमला बना दिया गोवा के विधायकों ने, और उसके बाद ये 2/3 पे भी आ गया। तब से आज तक सिर्फ 2 बार गोवा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी किसी एक पार्टी को मिली है। मुझे लगता है, मैं गलत नहीं हूं तो 2007 में कांग्रेस को मिली थी 21 सीटें, जब लुइजिन फालेरो, जो अभी टीएमसी में गए हैं, वो मुख्यमंत्री बने थे। और दूसरी बार हुआ 2012 में, जब मनोहर पर्रिकर, भारतीय जनता पार्टी जो थी, उनको 21 सीटें मिली। नहीं तो ये हंग असेंबली थी। जब हंग असेंबली होती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हंग असेंबली में जो सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली जो पार्टी होती है, वो पार्टी सरकार नहीं बना सकती है।
और दूसरी पार्टी बना सकती है। तो ये तो गोवा में भी हुआ। 2017 में 17 सीट डेफिनेटली कांग्रेस को मिले थे, लेकिन 21 नहीं मिले थे। 13 उससे 4 कम भारतीय जनता पार्टी को थे। और 3 लोकल पार्टीज, यानी 2 लोकल पार्टीज थी। एक गोवा फॉरवर्ड पार्टी जिसको 3 विधायक 3 सीटें मिली, दूसरी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जिसको 3 सीटें मिली, एक एनसीपी को मिली और 3 निर्दलीय विधायक। ऐसा पूरा ये सीटों की परिस्थिति थी। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, उसने अपनी सरकार बना दी बाकी लोगों को लेके। और गोवा में पहले 1987 तक, 1961 से 1987 तक यूनियन टेरिटरी थी। और यूनियन टेरिटरी यानी संघ प्रदेश। तो संघ प्रदेश में तो 95% फंड्स जो है वो फंड्स दिल्ली से, केंद्र सरकार से आते हैं। तो हमारी ना एक मानसिकता बनी है, एक साइकोलॉजी जैसी बनी, एक पॉलिटिकल साइकी बनी है कि जो भी कोई दिल्ली में सत्ता में हो उसके साथ जाए तो गोवा का विकास हो सकता है, हम अपने काम कर सकते हैं, हमें फंड्स आ सकते हैं। ऐसी एक मानसिकता बनी है। तो जब मोदी जी की सरकार थी, 2014 में बनी थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट से भी ज्यादा मेजोरिटी थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि भाजपा ही सत्ता में रहेगी केंद्र सरकार के, केंद्र में। तो उन्हें आसान हो गया ये सरकार बनाने के लिए। वो 13 लोगों को लेके भी उन्होंने बाकी पार्टी को लेके सरकार बनाई। और बाकी जो थे वो बाकी, अभी तो वो सरकार स्थिर नहीं थी, ये करके भी 13 लोग, 3 लोग 13 अंतिम 16 और 2 विधायक थे, 18 लोग थे। बाकी लोग थे, एनसीपी उनको सपोर्ट कर रही थी, फिर भी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इसलिए तब से सिलसिला शुरू हो गया कि शपथ ग्रहण करने के बाद बाहर आके कांग्रेस का पहला विधायक उसने इस्तीफा दे दिया और उसने बाई इलेक्शन फेस कर दी और वो भाजपा के विधायक बन गए और मंत्री भी बन गए। उसके बाद और 2 कांग्रेस के थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ी और वो भी भाजपा के विधायक बने। और उसके बाद जब ये जिनका सपोर्ट बीजेपी ने लिया था, गोवा फॉरवर्ड और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, ये बहुत ही प्रबल बन रहे थे। मनोहर पर्रिकर का देहांत हो चुका था कैंसर के कारण और प्रमोद सावंत बन गए थे मुख्यमंत्री। तो तब उन्होंने 10 लोग तोड़ के लाए कांग्रेस से और अपनी सरकार स्थिर यानी स्टेबल बना दी और उनको ड्रॉप किया। तो इसलिए ये सब सिलसिला हो रहा था क्योंकि ये हंग असेंबली है और हंग असेंबली में ये होता है। तो इस बार आपको क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, गोवा में इस वक्त कैंपेनिंग चल रही है, सारी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, तो इस बार भी हंग आएगी या किसी को क्लियर मैंडेट मिलेगा? क्लियर मैंडेट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बात तो सही है, देखो 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई वो भी गजब सरकार थी। यानी उनकी रिजल्ट ही थोड़ी गजब की रिजल्ट थी कि जिन ईसाई लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और गोलवलकर जो है, गुरुजी गोलवलकर, उनका जो विचारधन है, उन्होंने उसमें वो भारत के लोगों के 3 शत्रु बताए हैं। एक है ईसाई लोग, दूसरे हैं मुसलमान लोग और तीसरे हैं कम्युनिस्ट। तो भारतीय जनता पार्टी के जो 13 विधायक थे, वो 13 विधायकों में 7 विधायक ईसाई थे, क्रिश्चियंस थे। 7 में से 13। माइनॉरिटी वाज अ मेजॉरिटी इन हिंदुत्व पार्टी। ये भी आप कह सकते हैं कि ये गजब है। तो चर्च ने भी इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था, क्रिश्चियन लोगों ने इनडायरेक्टली डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट किया था। तो इससे ही जो परिस्थिति थी, और बाकी 1-2-3 विधायक जो इलेक्ट होके चुन के आए थे वो भी कांग्रेस से आए थे। तो कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी में इलेक्ट होके आए थे। तो एक्चुअल बीजेपी की जो केडर थी वो सिर्फ 3-4 लोगों की थी जो चुन के आए थे। अभी ये परिस्थिति नहीं है, अभी मनोहर पर्रिकर नहीं है, भ्रष्टाचार का पूरा माहौल है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं लोग, ये दूसरे विधायक उठा के ला रहे हैं और उन्हें टिकट भी दे रहे हैं। तो बहुत एक खुन्नस जैसी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और माइनॉरिटी तो अभी
कोई भी माइनॉरिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की ऐसी परिस्थिति है, तो ये नहीं होगा। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति जो है वो परिस्थिति बहुत ही मुश्किल की बन गई है। इसमें तो संदेह नहीं है। तो उन्हें तो मेजोरिटी नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। लेकिन कांग्रेस के लोग तो सिर्फ 2 विधायक बचे हैं। अभी एक ही बात कांग्रेस ने की है जो अच्छी है, बहुत वर्षों के बाद उन्होंने की है कि कोई भी जो डिफेक्ट होके जो गए थे उनको वापस नहीं लाया है। लेकिन फिर भी ये भी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उनको उन्होंने अपनी पार्टी में लिया। ये आयाम बहुत ही चलक, यानी इतना तो आज तक कभी गोवा में नहीं हुआ था कि इलेक्शन होने से पहले ही सब पार्टी बदल रहे हैं, सब इस्तीफा देके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं वहां से। एक विधायक है, मैं आपको बताता हूँ, एलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेंस, बहुत ही यंग है और डायनेमिक यंग थे। पहले वो आपसे उन्होंने आम आदमी पार्टी से बात की, वहां जाने वाले थे, वहां से बाद में उन्होंने ये बदल दिया और बोले कि कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस में रह गए और सडनली टीएमसी में गए, इस्तीफा देके टीएमसी में गए और 2 दिन पहले ये टीएमसी से फिर से उन्होंने इस्तीफा दिया है और वो बोल रहे हैं कि हमें उन्हें वापस कांग्रेस में लेना है। अभी तक कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया उन्हें लेना है या नहीं लेना है। ऐसा 1-2 विधायक ऐसे हुआ जो टीएमसी में गए वापस आए, जो थोड़े ऐसा हो रहा है यहाँ से वहां से यहाँ। तो लोग ये इससे बहुत ही फ्रस्ट्रेट हुए हैं और इस फ्रस्ट्रेशन में थोड़ी ऐसा लगता है कि एडवांटेज आम आदमी पार्टी को भी मिल सकती है और आम आदमी पार्टी जो अगली बार उन्होंने एक भी उनका विधायक चुन के नहीं आया था, वो अभी भी ये चुनाव में खाता खोल सकती है। लेकिन टीएमसी की बात ऐसी नहीं है। टीएमसी के लोग तो छोड़ के जा रहे हैं, तो टीएमसी को कोई सीट मिलने की तो ऐसी संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन इसमें एक हो सकता है कि लोग ज्यादा करके पार्टी छोड़ के कैंडिडेट देखेंगे, कौन है कैंडिडेट, और वो कैंडिडेट देखे वो चुनाव में अपना मत देंगे, तो उससे फिर से एक हंग असेंबली आ सकती है। ऐसा तो अभी लग रहा है, जब विड्रॉवल की लास्ट डेट होगी तभी चित्र पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरीके से नाराजगी बहुत बहुत मुसीबत में है। आपने कहा कि टीएमसी का खाता नहीं खुलने वाला, फिर आपने ये कहा कि आम आदमी पार्टी का खाता खुल सकता है। कांग्रेस के बारे में भी आपने उसका एक चित्र पेश किया है। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन पार्टी बनेगी इस बार चुनाव में? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी अगर हंग होती तो भी? एक तो बात यह है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की क्षमता 2 ही पार्टी में है। एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है कांग्रेस, और तीसरी पार्टी में अभी तक उतनी क्षमता नहीं है। और बाकी जो छोटे हैं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी वगैरह, वो तो सीट ही लड़ रहे हैं 8-10। हाँ, गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, उनकी तो 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं। ऐसी परिस्थिति है। आम आदमी पार्टी लड़ रही है बहुत से सीट, लेकिन नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी को इतने सब सीट मिलेंगे। 3-4 सीट मिल सकते हैं, 5-6 तक भी जा सकते हैं। दूसरी और एक पार्टी है, ये रिवोल्यूशनरी गोवंस, ये पूरी एक फेनेटिक एजेंडा लेके आई है कि गोवा फॉर गोवंस। उन्होंने एक बिल भी लाया है कि जो 1961 के बाद गोवा में उन्होंने जन्म लिया था वो गोवा के सिटीजन नहीं होंगे, ऐसा एक बिल पारित होना चाहिए विधानसभा में। तो इनके साथ यंगस्टर्स बहुत लोग जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा इधर उधर हो गया तो उनके भी 1-2 विधायक आ सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सीट मिलने की क्षमता सिर्फ 2 ही पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। तो उसमें से ऐसा लगता है कि ज्यादा से सीट कांग्रेस को जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वातावरण है। बट जो ओपिनियन पोल्स है, वो ओपिनियन पोल्स ये कह रहे हैं कि इस वक्त आसानी से बीजेपी की सरकार गोवा में बन सकती है, आम आदमी पार्टी नंबर 2 पार्टी हो सकती है, कांग्रेस नंबर 3 पार्टी हो सकती है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो तो इन ओपिनियन पोल्स की बिल्कुल अलग है, फर्क है। हाँ, और ये कुछ पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ओपिनियन पोल के ऐसे ही रिजल्ट बहुत से बताए दिए गए थे, अगले चुनाव में भी बताए दिए गए थे। वहां तो आम आदमी पार्टी वाली पार्टी तो सरकार बनाने वाली थी, उनकी एक भी विधायक चुन के नहीं आया। तो गोवा की परिस्थिति अलग है। और मैं आशुतोष एक बात बता रहा हूँ, एक चुनाव होने के बाद भी आज तक
दुख से कहना पड़ता है कि आम आदमी पार्टी अभी तक उन्हें ध्यान में नहीं आया है कि क्या है गोवा का पॉलिटिक्स। यहाँ मनीष सिसोदिया आ गए और उन्होंने घोषणा ही की कि यहाँ का हमारा मुख्यमंत्री भंडारी कम्युनिटी का होगा और डेप्यूटी सीएम जो होगा वो ईसाई धर्म का होगा। ये गोवा में जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर एक तो चुनाव नहीं होते। हाँ, एक बहुजन फॉर्मूला है जो भाऊ साहेब बांदोड़कर पहले मुख्यमंत्री थे गोवा के, उन्होंने एक फॉर्मूला लाई था, बहुजन फॉर्मूला। उनके पहली जो मंत्रिमंडल थी उसमें सिर्फ 3 लोग थे, खुद भाऊ साहेब बांदोड़कर जो देवदासी कम्युनिटी के थे, उनका तो सिर्फ 2% लोग गोवा में है, सिर्फ 2%। और दूसरे थे क्रिश्चियन, एक मिनिस्टर थे उनके ईसाई जो तब 38% थे, अभी क्रिश्चियन 25% है। और दूसरी जो सारस्वत ब्राह्मण है जो तो 2.5%, लेकिन वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं क्योंकि बहुत एजुकेटेड क्लास वगैरह है, तो सभी क्षेत्रों में ये लोग दिखते हैं। तो उनका एक ऐसा 3 लोग मिलके एक बहुजन फॉर्मूला उन्होंने लाया था। यही बहुजन फॉर्मूला बाकी सब लोगों ने भी आगे लेके गए, मनोहर पर्रिकर तक सब लोग आगे लेके गए थे। तो इस तरह से होता है गोवा का इलेक्शन। इलेक्शन में जो खड़ा रहता है उसको जाति के ऊपर कोई चुनाव में मत नहीं देते हैं, वो पूरा सब बाद में बैलेंस किए करते हैं। जब टिकट देते हैं तब वो सब बैलेंसिंग होता है, और जब मंत्रिमंडल बनाते हैं तब भी वो पूरा बैलेंसिंग होते हैं। ये भंडारी है इसलिए उसको सीएम बनाए, ये क्रिश्चियन है इसके लिए उसको डेप्यूटी सीएम बनाए, ऐसा नहीं होता है। और इसके ऊपर भी लोग बहुत नाराज हैं जो ऐसी स्टेटमेंट की है, और अरविंद केजरीवाल इसका समर्थन कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने बल्कि आज जो गोवा में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का अनाउंस किया, वहां पे ये बोला कि भंडारी समाज को बड़ी पीड़ा है, इसलिए हमने भंडारी समाज का कैंडिडेट मुख्यमंत्री के लिए दिया है। तो इसका नुकसान होगा उनको, इसलिए डेफिनेटली फायदा नहीं होगा। नुकसान होगा या नहीं मालूम नहीं, क्योंकि थोड़ा तो कास्ट फैनेटिसिज्म सभी जगह पे होता ही है। ऐसा नहीं कि गोवा में कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा डेफिनेटली नहीं होगा। और नुकसान बोले तो बहुत से लोग हैं जो सेक्युलर माइंडेड है, ये जाति के ऊपर मत देते नहीं, वो तो डेफिनेटली नाराज होंगे और आम आदमी पार्टी से दूर चले जाएंगे, ऐसा डेफिनेटली होगा, इसमें संदेह नहीं। और इसके बारे में मैंने इस बुक में पूरा लिखा है कि इससे पहले भी भंडारी कम्युनिटी जो लार्जेस्ट कम्युनिटी है उनकी क्या परिस्थिति हुई, और उन्होंने पार्टी भी बनाई थी इससे पहले 1972 में पार्टी बनाई थी, भाऊ साहेब बांदोड़कर की पार्टी से अलग होकर नव महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी बनाई थी। उनके लीडर एक भंडारी लीडर थे और उनके साथ मीडिया भी थी, फिर भी उनका एक भी विधायक चुन के नहीं आया। और तब से आज तक भंडारी का सीएम डायरेक्टली बाय पॉपुलर वोट नहीं बना, सिर्फ एक बार रवि नायक बने थे, वो भी डिफेक्शन से बने थे। तो भंडारी है इसलिए सीएम बनाए जाए, ईसाई है इसलिए सीएम बनाए जाए, हिंदू है इसलिए सीएम बनाए जाए, ऐसा गोवा में नहीं होता है। तो लोग नाराज भी होते हैं, थोड़ा नुकसान भी होगा और फायदा तो डेफिनेटली नहीं होगा। लेकिन इस बार गोवा की पॉलिटिक्स में थोड़ा गजब भी हो रहा। गजब इस लिहाज से हो रहा क्योंकि जो प्रमोद सावंत है वो कह रहे हैं कि पुर्तगालियों के समय में जो हिंदू टेम्पल्स थे उनको तोड़ दिया गया था, तो इस बार हम उन टेम्पल्स का नवनिर्माण करेंगे। अब ये पॉलिटिक्स तो गोवा में कभी नहीं थी, ये पॉलिटिक्स तो नॉर्थ इंडिया में होती थी। तो ये जो प्रमोद सावंत ने बोला है, इस बोलने का कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वहां पे है, हमारे यहाँ 60% से ज्यादा मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है, तो हिंदू वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष, मैं मेरा बुक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यही बात है जो मैंने इस बुक में लिखी है। मैं एक बात कहूं, इस देश के अंदर लोग कोल्ड ड्रिंक्स प्रमोट करते हैं, इवन की जो कंघे बनते हैं बाल जिससे करते हैं वो भी प्रमोट करते हैं। तो पढ़े लिखे आदमी को अपनी किताब क्यों नहीं प्रमोट करनी चाहिए? व्हाई शुड वी हैव अ गिल्टी कॉन्शियस? वी शुड प्रमोट बुक। नहीं, ऐसा मैं इतनी चीज कह रहा था कि बुक प्रमोट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि नो, आई एम सेइंग बुक को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोग पढ़े, गोवा के बारे में जाने, गोवा की राजनीति क्या है। ये आई एम इन कंप्लीट डिसएग्रीमेंट विद यू ऑन दैट।
हाँ नहीं, लेकिन इसमें बात ये है कि ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व का स्लोगन लेके इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कुछ प्रयास नहीं किया था। डेफिनेटली किया था। भारतीय जनता पार्टी तो आई पहली बार राम जन्मभूमि इशू के बाद यहाँ आई, और 1994 में उनके 4 विधायक चुन के आए। उससे पहले 2 बार लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। मनोहर पर्रिकर और श्रीपाद नायक जो अभी केंद्र में मंत्री भी है, वो चुनाव लड़े थे और वो सेकंड थर्ड पोजीशन में आए थे। दूसरी बार वो सेकंड पोजीशन में आए थे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ी आशुतोष में थोड़ा बैकग्राउंड बता सकता हूँ प्लीज गो अहेड। तो मुझे याद है 1991 की लोकसभा के चुनाव थे और पूरा माहौल था वो राम जन्मभूमि का माहौल था। इस माहौल में एक लीडर आए विश्व हिंदू परिषद के, मेरा कहना गलत नहीं है तो उनका नाम था स्वामी धर्मेंद्र। और ये स्वामी धर्मेंद्र, मैं जर्नलिस्ट था, रिपोर्टर था, तो मैंने उन्हें पूछा कि आप ऐसे बोल रहे हैं कि अभी बाबरी मस्जिद ये करके डिमोलिश करके वहां मंदिर बनाना चाहिए, राम मंदिर बनाना चाहिए। गोवा में भी जहां गोवा की वर्ल्ड फेमस ओल्ड गोवा की जो चर्च है, वहां पहले महादेव का मंदिर था। तो आप ये भी कहेंगे क्या कि महादेव का ये ओल्ड गोवा की चर्च डिमोलिश करके वहां महादेव का मंदिर बनाया जाए? तो बोले हाँ डेफिनेटली, हम ये भी मुद्दा ले लेंगे, ये भी इशू ले लेंगे। तो हमने उसकी न्यूज बना डाली। 1991 का जब रिजल्ट आया तो मनोहर पर्रिकर ने मुझे बताया कि संदेश, तुम्हारी एक न्यूज से मेरे 2500 मत गए। और ये 2500 जो मत उनके गए थे, वो सिर्फ ईसाई लोगों के तो जाने की तो संभावना ही नहीं थी। ईसाई लोगों के वोट कहाँ जाएंगे? वहां तो पूरा हिंदुत्व का माहौल था, तो ईसाई लोग को बीजेपी को मत नहीं देंगे। तो मत जो 2,500 यानी 2,500 वोट्स जो गए, वो हिंदू लोगों को ही गए थे। तब से थोड़ा धीरे मनोहर पर्रिकर को एक एहसास हो गया कि ये हिंदुत्व का एजेंडा आगे लेके आप मत नहीं ले सकते हैं, आप पावर में नहीं आ सकते। फिर भी 2002 में जब मनोहर पर्रिकर पावर में आए थे, तब उन्होंने एक बीसीडी निकाली गोवा के मुक्ति गाथा पर। और गोवा की मुक्ति गाथा की बोल के कैसे मंदिर तोड़ डाले पोर्तुगीज ने, कैसे उनका धर्मांतर किया, उनको ईसाई बना दिया, इस पर ज्यादा स्ट्रेस दिया। और ये बीसीडी बहुत कंट्रोवर्शियल बन गई और इतना इसके ऊपर गजब हो गया कि मनोहर पर्रिकर को वो बीसीडी विड्रॉ करनी पड़ी। ये भी, और ये प्रेशर था सब लोगों का था, गोवा के पूरे सब लोगों का था, उनका प्रेशर था, उन्होंने उसको कंडेम किया था। तो उसके बाद आज तक भारतीय जनता पार्टी भी जो कुछ पावर में आई है, वो सब लोगों को साथ में लेके और उनका सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा भी बाजू में रख के वो सत्ता में आ सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ 2012 का। 2012 में पूरा एंटी कांग्रेस माहौल था और कांग्रेस को घर भेजना। वो टाइम ऑल्टरनेटिव कौन था? मनोहर पर्रिकर, हु वाज फाइटिंग करप्शन, हु वाज अ मॉरलिस्टिक लीडर। जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बने बाद में, उससे पहले हमारे गोवा में अरविंद केजरीवाल थे, उनका नाम था मनोहर पर्रिकर। तब 2012 में आपको मालूम है गुजरात मॉडल था और गुजरात मॉडल के लिए मोदी कहां पहुंच गए थे और उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी बन गए। मनोहर पर्रिकर ने 2012 की चुनाव में नरेंद्र मोदी को चुनाव की कैंपेन करने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि उससे नुकसान हो सकता था, इसलिए नहीं बुलाया, क्योंकि वो हिंदुत्व के लीडर थे। तो ये हिंदुत्व का स्लोगन लेके आगे नहीं जा सकते, ये करके ही मनोहर पर्रिकर पावर में आ सके। इसीलिए अगली चुनाव में 2017 में 13 में 7 लोग माइनॉरिटी के थे, और इससे पहले भी मनोहर पर्रिकर ने जो सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, वहां मुस्लिम और ईसाई लोगों को साथ में लेके बनाई है। अभी ये लोग जा रहे हैं, तो अभी मोदी की सरकार भी है ऊपर, बहुत पूरा माहौल ही बहुत कम्युनल बन गया है। तो एक डेस्परेशन जैसा मुझे लगता है, जो सीएम जो बोल रहे हैं कि हम वहां मंदिर, हमारे मंदिर फिर से बांध लेंगे। अरे कहाँ बांध लेंगे मंदिर? जो बड़े बड़े मंदिर थे, वो मंदिर के यहाँ चर्च आई है, चैपल्स आई है, तो ये तो आप तोड़ नहीं सकते। तो क्या कहना क्या चाहते हैं आप? हाँ, तो इससे भी लोगों की बहुत ही अलग अलग प्रतिक्रिया है।
इसके ऊपर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया है लोगों की। और ये एक मुझे लगता है कि ये बीजेपी अपना वीकनेस दिखा रही है, अपनी कमजोरी दिखा रही है और एक फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, क्योंकि कुछ भी करके चलो अभी हिंदुत्व की ट्राई करेंगे, बाकी से तो ही नहीं चलेगा, एंटी करप्शन तो नहीं चलेगा क्योंकि इतनी करप्ट सरकार को आज तक किसी ने नहीं देखी, बाकी तो नहीं है, मनोहर पर्रिकर जैसी व्यक्ति भी नहीं है, चलो ये देख के तो करेंगे। ऐसा एक डेस्परेशन इसमें दिख रहा है और कुछ नहीं। बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल, बातचीत थोड़ी लंबी हो रही लेकिन कोई बात नहीं, आपसे आखिरी सवाल, इस वक्त गोवा में जो माइनॉरिटी, आपने कहा कि 2017 में भी वेगली उन्होंने बीजेपी को एक तरह सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन 2014 के बाद से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार है और जिस तरीके से हेट कैंपेन, हेट चीजें चल रही इस वक्त देश के अंदर, माइनॉरिटीज में जो एक तरीके से एक असुरक्षा है या अनसर्टेनिटी दिखाई पड़ रही, क्या गोवा में इस बार जो माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी है, वो पोलराइज होके एक तरफ जा सकती पूरी की पूरी और किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर सकती है? देखो, पोलराइजेशन तो सभी धर्मों में चल रहा है, ये बहुत दुख की बात है। ऐसी नहीं है कि सिर्फ हिंदू पोलराइज हो रहे हैं और ईसाई लोगों में नहीं हो रहा है, मुस्लिम लोगों में नहीं हो रहा है, ये भी बात सच नहीं है। पोलराइजेशन और ये हेट पॉलिटिक्स पूरे हिंदू में गया है, ईसाई लोगों में गया है, मुस्लिम लोगों में, सब लोगों में गया है। और इसका परिणाम तो थोड़ा बहुत, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको मिलेगी भी। अभी तो मुस्लिम तो यहाँ तो गोवा के ओरिजिनल मुस्लिम से ज्यादा संख्या बाहर से जो मुस्लिम आए हैं, वो मुस्लिम की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। इतनी नहीं कि जो 2% है उससे कुछ 8-10% तक बढ़ी है, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ी है, लेकिन वहां भी पूरा हेट का वातावरण थोड़े लोगों में है। तो ये थोड़े करके गोवा की राजनीति समझ रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं, और जो भी एडजस्ट नहीं हो रहे हैं और अपनी हेट पॉलिटिक्स लेके आगे जा रहे हैं, उनको लोग पीछे ढकेल रहे हैं। ये तो हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार कुछ अलग होगा कि ये धर्म का हेट पॉलिटिक्स जो है, हेट पॉलिटिक्स ऊपर आ जाएगा, ऐसा मुझे तो अभी तक नहीं लगता है कि ये होगा। ये हुआ तो आशुतोष बहुत ही दुख की बात है, और इसीलिए मैंने ये बुक लिखा है कि ये बुक पढ़ के गोवा की जो एक कम्युनल हार्मनी की पॉलिटिक्स है, वो कम्युनल हार्मनी की पॉलिटिक्स समझ जाए। गोवा का जो मतदाता है, वो मतदाता जो पढ़ा लिखा हुआ है, कैसा सोचता है, ये सब ये लोग सब, भारत के लोग भी समझ जाए और ऐसी राजनीति कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये गोवा का मॉडल पूरी भारत का मॉडल बन जाए, ऐसी तो मेरी खुद की इच्छा है। और अभी तक तो ऐसा वातावरण नहीं लग रहा है कि हेट पॉलिटिक्स विल टेक ओवर द पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनल हार्मनी। चर्च की भूमिका क्या रहेगी? चर्च की भूमिका क्या रहेगी? चर्च ने तो एक भूमिका अपनी जाहिर कर दी है, और उन्होंने जो वो पार्टी का नाम कभी नहीं लेते, लेकिन जो पार्टियां कुछ कर रही है उसके खिलाफ उन्होंने सब जो कहना है वो कह दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कह दिया है, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कह दिया है, आम आदमी पार्टी ने जो जाति के ऊपर भंडारी सीएम वगैरह ये जो है, या अरविंद केजरीवाल ने यहाँ आके पिलग्रिमेज भी अनाउंस कर दी। हर एक धर्म के लोगों को, कोई शिरडी लेके जाएंगे हमारी सरकार, और कहीं पोट्टा और वहाँ पुट्टपार्थी केरला में वगैरह, तमिलनाडु में लेके जाएंगे पिलग्रिमेज के लिए ईसाई लोगों को, और कहीं हज लेके जाएंगे, और ऐसे सब पिलग्रिमेज अनाउंस कर दिए है। इसका भी चर्च ने समाचार लिया है, इसका भी, इसके ऊपर भी बहुत निंदा की है इन बातों की। और एक तो बात कह दी कि आम आदमी पार्टी ने कि आप किसी से भी पैसा ले लो, लेकिन मत जो है वो आम आदमी पार्टी को दे दो, इसकी भी निंदा की है। तो ऐसे सब जो गलत बातें हो रही है राजनीति में, उसके ऊपर बहुत कड़ी निंदा की है इन सब बातों की चर्च ने। और कांग्रेस में जो हुआ है उसके ऊपर भी किया है, डिफेक्शन के ऊपर भी किया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चर्च थोड़ी कांग्रेस के बाजू में झुक रही है। डेफिनेटली वो आपके साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी के साथ, टीएमसी के साथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन उसने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन थोड़ा समझ सकते हैं कि कहाँ जा रही है चर्च।
ठीक है। संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। मैं फिर अपने दर्शकों को कह दूं, ये किताब, हालांकि संदेश कहते हैं कि किताब का प्रमोशन नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है किताब का प्रमोशन करना चाहिए, क्योंकि किताब का प्रमोशन करने से लोग किताब पढ़ेंगे, गोवा को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ की राजनीति को जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए संदेश प्रभुदेसाई की इस किताब को खरीदें, पढ़ें और पढ़ने के बाद गोवा को बेहतर तरीके से समझें। संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी इस किताब को खरीद सकते हैं। इस किताब का दाम मैंने कहीं नहीं देखा, इसका दाम क्या है? 600 रुपीज। 600 रुपीज, बहुत ज्यादा नहीं है। आजकल आप बाहर जाते हैं, सिनेमा देखते हैं और ईटिंग आउट करते हैं, तो आप आराम से 2000-3000 रुपए खर्च कर देते हैं। तो 600 में आई थिंक किताब बहुत अच्छी है और मैंने पढ़ने की कोशिश की, काफी मैंने पढ़ा भी, मुझे बहुत मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया संदेश, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई इतनी शानदार किताब लिखने की। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।